हेलो टू ऑल। आज का मेरा जो डिस्कशन है वो खासकर जेई 2020 एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस साल जेई 2020 का एग्जाम देंगे। देखिए, अभी हमें क्या लग रहा है कि आई कैन डिवाइड ऑल द स्टूडेंट्स इन टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं एंड दे नो कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला है और उस एक्स्ट्रा टाइम को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं और यूटिलाइज कर भी रहे हैं। तो पहले उस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं हम कह सकते हैं कि दे आर स्टिल हाईली डेडिकेटेड। पर एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स और हैं जो इस सिचुएशन में थोड़ा डिमोटिवेट हो गए हैं, थोड़ा लेजी हो गए हैं और उनको हम कह सकते हैं कि एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है और उस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में उनको लग रहा है कि वो अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे, लाइफ में थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं। तो मैं पहले पहले टाइप के स्टूडेंट्स पे ही डिस्कस करना चाहता हूँ। डेडिकेशन वाइज आई एम ऑब्जर्विंग कि देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर डूइंग क्वेश्चंस, यू आर पुटिंग योर हार्ड एफर्ट्स और लगभग वैसा ही कर रहे हो कि जैसा एक नॉर्मल रूटीन में आप लोग अपनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक जो बड़ा इश्यू आप लोगों के साथ में क्रिएट हो रहा है वो ये है, और ये नॉर्मली क्रिएट तब भी होता है जब हम 2 साल की आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के बाद में हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन के बाद में हम एक अच्छी रैंक नहीं ला कर आ पाए एंड वी वांट टू रिपीट इट टू गेट बेटर रैंक। तो उन स्टूडेंट्स के साथ जो सिचुएशन होती है वही सिचुएशन अभी आपके साथ हो। और वो सिचुएशन है क्या? वो सिचुएशन है, आप कह सकते हो कि सेचुरेशन की सिचुएशन है। व्हाट यू फील कि आपने जितना अभी तक किया है यू हैव डन एंड नाउ यू फील कि अबे आपको कुछ नया करना है। आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है कि अपने मार्क्स को इंक्रीज करने का ज़्यादा सही तरीका ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करें, नई चीज़ें रीड करें और अपना लिमिटेशन जो है उसको इंक्रीज करें, नए दायरे की तरफ जाएं। देखिए, अप टू 5-10% दिस में बी ओके। अगर आप अपनी स्टडी डेली 12 आवर्स कर रहे हैं और 12 आवर्स में अगर आप 1 आवर इस चीज़ को देना चाहें एक्स्ट्रा, इट माइट बी ओके। इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 14 to 15 आवर्स, अगर आप 2 घंटा इसको देना चाहें कि आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करें जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगें, इट माइट बी ओके। बट इफ़ यू थिंक कि आपका 80 से 90% टाइम अब आप केवल उन क्वेश्चंस को करने में या उन कॉन्सेप्ट को समझने में लगा दें जो आपने पहले नहीं किए थे, ये आपको बैकफायर करेगा। देखिए, यहाँ पर आपको क्या एनालिसिस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये एनालिसिस करिए कि आपने अब तक जितने फेस टेस्ट दिए हैं या जितने भी टेस्ट दिए हैं, एआईटीएस दिए हैं, फेस टेस्ट दिए हैं, जितने भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं, उसमें आपके मार्क्स कैसे थे। डेफिनेटली 100% तो किसी के भी नहीं थे, 90% भी नहीं थे। तो अगर आप टॉप कैटेगरी में आप जाओगे तो आप कहोगे कि मेरा 70 से 80% मार्क्स था। अगर आप उससे नीचे की कैटेगरी में जाओगे यू कैन से कि 55 से 70% तक मार्क्स था। उससे नीचे की कैटेगरी में जाओगे तो आप कह दोगे ये 40 से 55% मार्क्स था। तो सपोज आई टेक दिस 3 कैटेगरी ओनली कि जहां पर 40% और अबव मार्क्स है। तो इसी तरह के मार्क्स आपके थे, इसी रेंज में मार्क्स थे आपके। तो क्या ये मार्क्स इसलिए थे कि आपका उस वक्त नॉलेज लेवल कम था या वहां पर आप बहुत सारी और मिस्टेक्स भी कर रहे थे? तो इसका आंसर आपको खुद पे मिल जाएगा कि जितने मार्क्स आपके कम थे उसमें से एटलीस्ट 30 to 40% मार्क्स जहां पर भी आपके आ रहे थे, यू कुड इंक्रीज ओनली बाय अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। जहां पर प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, या तो रिवीजन की प्रॉब्लम होगी,
या आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, ठीक नहीं है, या आपकी रीडिंग की प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन को आपने ढंग से रीड नहीं किया, या आपने कोई जल्दीबाजी की है, ओवरलुक किया है किसी चीज को, या आप कह सकते हो कि इसमें एक और ऐड कर सकते हो कि आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो आप देख सकते हो कि 30 to 40% मार्क्स जो आपके डिक्रीज हो रहे थे, वो रीजन नहीं था कि आपको टफ क्वेश्चंस नहीं आते थे, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी। आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपका जो एक प्रॉपर रिवीजन पढ़ाई का होना चाहिए था वो नहीं था, क्वेश्चन पैटर्न जिस तरह से देना चाहिए था वो नहीं था। आज ये हो सकता है कि जब आप पेपर ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए हो तो कुछ इनमें से आप फैक्टर इंक्रीज कर सकते हो, उससे आप कंपेयर करके देखो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आप जितने पहले पेपर दिए हैं, रैंडमली यू टेक सम ऑफ द पेपर्स एंड अटेम्प्ट दीज पेपर्स अगेन, एंड अगेन यू फाइंड आउट कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो आप समझ पाएंगे कि पहले जितनी आप मिस्टेक्स कर रहे थे उन मिस्टेक्स को अब आप कितना कवर कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो केवल ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ चले जाएं, इट माइट पॉसिबल कि आप बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करके अपने 5% मार्क्स इंक्रीज कर लो, और स्टिल अगर आप वो 30 to 40% मार्क्स पे कंसंट्रेट नहीं करोगे तो आपके जितने पहले मार्क्स आ रहे थे उसमें से हो सकता है कि आपके 5% मार्क्स और ऐड हो जाए, बट दैट इज नॉट योर एम। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कोप है आपको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का, और वो स्कोप तभी होगा जब आप अपने मन से ये बात निकालो कि जो आप में बोर्डम फील हो रही है, आपको एक सेचुरेशन फील हो रहा है सब्जेक्ट का, वो डेवलप ना हो पाए। आपको पता है कि लगभग आपके पास में अभी 50 to 60 डेज और है जेई मेन के लिए, एंड यू माइट फील कि जेई मेन में ऐसा क्या है जो मुझे पढ़ने की जरूरत है। अगर एक्चुअल में कहा जाए तो जेई मेन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ने की जरूरत है। पर ये वैसी सिचुएशन है, अब जैसे आप कहे कि मैं रोड पे रोज चलता हूँ, तो चलना तो मुझे आता है, फिर मुझे ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत कहाँ पर है। और आपको पता है कि रोड पे भी अगर आप संभल के नहीं चलोगे, सामने देख के नहीं चलोगे, तो वहां पर भी आप गिरने के चांसेस हैं आपके। तो जो चीजें आपको आती है आप उसको विद इन टाइम लिमिट कर दोगे या वो मेमोरी में बनी रहेगी आपके, इसके क्या चांसेस है। तो अब इसके चांसेस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू, देखिए एक फर्स्ट प्रिंसिपल बनाइए कि सारी चीजें मुझे टिप्स पे रखनी ही रखनी है। एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ योर टाइम, आइडियली आप मान सकते हो कि आप एटलीस्ट 12 आवर्स डेली आप पढ़ रहे होंगे। आई विल सजेस्ट कि अभी का जो करंट सिनेरियो है, इफ यू कैन इंक्रीज 2 more hours टू इट कैन बिकम बेस्ट फॉर यू, अगर आप 2 घंटा इसमें और ऐड कर पाओ तो। बट स्टिल मतलब अगर आप 12 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो उनमें उस 12 आवर्स में आपको एक पेपर, एक मॉक पेपर जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रहा है या जो पुराना पेपर है आपके पास में, वो जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और यू कैन हैव दिस पैटर्न कि अगर आप 7 डेज एक वीक में है एंड योर टारगेट इज दैट मुझे तो किसी भी कंडीशन में जेई एडवांस में टॉप 1000 में ही आना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 पेपर वीक में जेई मेन के जरूर करें और 5 पेपर आप जेई एडवांस के करें, अगर आपका टारगेट है कि मुझे टॉप 1000 रैंक में जेई में एडवांस में आना है। आपको लगता है कि ठीक है, मतलब 1000 इस साल मुझे थोड़ा टारगेट बड़ा लग रहा है, आई कैन भी मतलब इन द रेंज ऑफ 3000, आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं। आप
ये पैटर्न कर सकते हैं कि आप 3 पेपर मेन के कर लें और 4 पेपर आप एडवांस के कर लें। और आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब मेरा ज्यादा सीरियस टारगेट जेई मेन ही है, पहले मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि भी मुझे एनआईटी में कोई अच्छी एनआईटी मिल जाए, तो देन यू कैन रिड्यूस इट और 5 पेपर आप जेई मेन के कर लें वीक में, और 2 पेपर आप जेई एडवांस के करें। राइट, तो यू कैन फॉलो दिस पैटर्न वीकली, so you are having approximately you can say 8 weeks, तो 8 weeks में आप देख सकते हैं कि आप कितने पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं जेई मेन और एडवांस के, और साथ में उसका एनालिसिस करें उन पेपर्स का और डाउट क्लियर करें। तो अगर आप 12 आवर्स में से 3 आवर्स अगर आप इन सारी चीजों के लिए लगा देते हैं, और सपोज 2 आवर्स यू डू एनालिसिस ऑफ दिस पेपर्स, अब इसमें वो सारी चीजें भी आपकी आ जानी चाहिए जो आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास इन्हीं पेपर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दोबारा एनालिसिस करना, या उसके थ्रू अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ थ्योरी और पढ़नी है तो उसको करना। तो आइडियली 3 + 2 5 आवर्स आपके अगर 12 में से निकाल दें तो यू आर हैविंग 7 आवर्स। तो 7 to 8 आवर्स आपको बेसिक रिवीजन करना है। अब उस रिवीजन में आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो, आप ये भी तय कर सकते हो कि भाई मुझे एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है वो पढ़ने ही पढ़ने और फास्ट पढ़ने, फास्ट स्पीड से पढ़ने, और साथ साथ में माइंड को चलाना ये सोचते हुए कि भाई मुझे चीजें लर्न हो रही है। खासकर आप ये देख लें कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी आप जरूर करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए ये चीजें बोरिंग हो सकती है पर रास्ता यही है। जितने भी हम बड़े टारगेट्स अचीव करते हैं वो बड़े टारगेट्स हम अकेले ही अचीव करते हैं, और वो अकेलापन हमेशा ही आसान नहीं होता। तो मतलब ये जितने हम ऊपर जाते हैं लाइफ में, आप कह सकते हैं कि बोरिंग सिचुएशन होती है। आप ये मान लीजिए कि वर्ल्ड के जितने टॉप लीडर्स हैं या सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, मतलब दे टेक द डिसीजन अलोन, तो वो अकेलापन का जो फीलिंग है उनको सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके डिसीजन के लिए कोई साथ में नहीं होता उनका। तो जब भी हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं तो वहां पर हम अकेले ही होते हैं। तो आगे बढ़ने का रास्ता भी यही है। तो हम इस बोर्डम को, इस बोर्डम के साथ परेशान ना हो, और केवल ये ना माने कि हम आईआईटी की तैयारी हमारे इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं या केवल नई चीजें जानने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा टारगेट है आईआईटी के लिए कि हमें हमारी तरफ से बेस्ट रैंक को टारगेट करना है और रैंक को अचीव करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और उस प्रोसेस को फॉलो करने में अगर मान लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ जा रहे हैं, नॉर्मल वे में वो 20 रिविजन्स होते, अब वो 40 रिविजन्स हो जा रहे हैं, तो इट विल इंक्रीज, भले ही वो 0.1 फ्रैक्शन ही हो, आपकी वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर आप ये देखिए कि ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देंगे केवल नए क्वेश्चन सॉल्व करने में और नई नॉलेज लेने में, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड में नंबर ऑफ थिंग्स विल इंक्रीज एंड दिस विल डिक्रीज योर रिटेंशन पावर। तो अगर वो रिटेंशन पावर आपकी डिक्रीज हो गई तो फिर आप जब पेपर सॉल्व करोगे वहां पर सिली मिस्टेक्स होंगी। तो अभी जो पेपर से रिलेटेड अटेम्प्टिंग चीज है कि 3 घंटे में मेरा पेपर कैसे हो जाए, कुछ लोगों को लगता है कि अगर मुझे 30 मिनट्स और लग जाए पेपर में और मिल जाए 30 मिनट्स, तो आई कैन सॉल्व मोर पेपर्स, मोर क्वेश्चन। सॉरी, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं, तो अगेन आप वही काम करिए कि पुराने पेपर्स फिर से लीजिए, नए पेपर्स लीजिए, और दिन में एक की जगह 2 पेपर कीजिए, और धीरे धीरे मतलब अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करिए। लास्ट के आप 10 दिन में केवल ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको जो भी टाइम टेबल मिला है जेई मेन के लिए, कि भाई आपका सपोज जेई मेन का पेपर शाम को 3 to 6 o'clock है, तो आप लास्ट के 10 दिन 3 to 6 o'clock एक पेपर सॉल्व करिए डेली। तो मेक योर हैबिट इन सच वे। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए देखिए इट इज वेरी नेसेसरी कि केवल आप
जेई मेन और जेई एडवांस तक ही ना सोचें, क्योंकि उसके बाद आपको आईआईटी में भी जाना है। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाले टाइम में वहां पर भी रहने वाली है। तो मोटिवेशन के लिए आप अपने बारे में सोचिए कि हाउ आई कैन बी बेस्ट इन माई हेल्थ। तो मैं अपने आप को हेल्दी कैसे रखूं, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। आप हमारे इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कैसे रखें, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि भी मतलब मुझे 12 आवर्स से पढ़ना, आप 14 डे मत जाइए और 1 घंटा मैं अपने हेल्थ के लिए मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा या प्राणायाम करूंगा, यू डू इट। अगर आपको लग रहा है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मुझे एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, तो आई विल यूज इट। विटामिन सी के फॉर्म में हो, ई के फॉर्म में हो जी। और आयुर्वेद में भी हमारे पास बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हैं कि भी हम, जैसे आप लोग भी सुनते होंगे, ग्लोई लें, अश्वगंधा लें, यूज इट। तुलसी का यूज करें डेली, ये टेबलेट्स सभी जगह अवेलेबल है। तो जब आप ये सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि आई एम डूइंग द पॉजिटिव थिंग्स विथ मी, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा। और एक फिक्स पैटर्न आप इस तरीके से फॉलो करिए कि बेसिक रिविजन्स में कहीं पर भी आप कंप्रोमाइजेशन ना करें। याद रखिए, मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी है और मार्क्स ही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। आपका नॉलेज लेवल कितना आपने इंक्रीज कर लिया वो डिसाइड नहीं करेगा। देयर इज नो लिमिट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। आप जितना चाहो हो सकते हैं, क्वेश्चन टफनेस की भी कोई लेवल नहीं है, जितना चाहो इंक्रीज कर सकते हैं। और आपने इतने सारे पेपर किए हैं, उन्हीं पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप वापस देख सकते हो कि किन क्वेश्चन पे मुझे सोचना है, किन क्वेश्चन पे मुझे नहीं सोचना, मेरी बाउंड्री क्या है सोचने की। तो यू हैव टू फिक्स योर बाउंड्री ऑफ थिंकिंग, इनफाइनाइट नहीं बनाना। देखिए, अगर हम ये देखें कि एक ह्यूमन ब्रेन और बाकी सारे क्रिएचर्स में क्या डिफरेंस है, मतलब हम कहें कि मनुष्य प्रजाति ने अर्थ को ऐसा क्या चीज दिया है जो बाकी प्रजाति नहीं दे पाई, तो आई विल से कि मतलब वो चीज क्या है। तो वो चीज है, आप कह सकते हो, इवोल्यूशन। जैसे अभी आपसे पूछा जाए क्या इस कोरोना का, कोविड का कोई इलाज है या होगा, तो सभी को पता है कि होना है, इलाज होना है। क्योंकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो हम अपने आप को इवॉल्व करते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को पिछले 500 सालों में, 1000 सालों में, 5000 सालों में जो इवॉल्व किया है, बाकी प्रजातियां नहीं कर पाई है। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस और थिंकिंग पावर है, तो थिंकिंग जो प्रोसेस है, इट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर क्रिएचर्स। तो हम इस थॉट प्रोसेस को ना रोकें, पर साथ साथ में टारगेट बेस्ड बाउंड्री भी बनाएं कि व्हाट इज माय बाउंड्री। तो मेरी बाउंड्री अभी क्या है, आने वाले 2 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में, आई फिक्स माई बाउंड्री। उस बाउंड्री को मैं क्रॉस नहीं होने दूं, बार बार उस पर मेहनत करता रहूं, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपनी जो पुरानी प्रोसेस में गए थे और वहां पर अगर आप 30% मार्क्स इंक्रीज कर लेते हैं, प्लस 5% मार्क्स आप और जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया जिसमें आप बाकी क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसमें इंक्रीज कर पाओगे। बट रिमेंबर, एनी हाउ, एक चीज मान लीजिए कि ये जो 5% मार्क्स आप इंक्रीज करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी तो सभी बच्चों की है, क्योंकि वो प्रोसेस तो सभी कर रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप ही पढ़ रहे होंगे, आप ही मेहनत कर रहे होंगे, आप में एक्स्ट्रा नॉलेज आ गया होगा, आप ही की मिस्टेक्स कम हो गई, ऐसा नहीं। तो फोकस किस चीज पे करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये अपनी पुरानी मिस्टेक्स को दूर कर पाए, बेसिक रिवीजन को अच्छा कर पाए, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर, सिली मिस्टेक्स को रिमूव कर पाए, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। तो उसी से रैंक अच्छी आने वाली है। केवल नॉलेज लेवल इंक्रीज कर लेना या टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उससे काम नहीं चलने वाला। तो एक राइट बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस ज्यादा ये होना चाहिए जो हमने किया हुआ है उसमें कोई मिस्टेक ना हो, इस चीज पे ज्यादा जो होना चाहिए। ऑल्दो अगेन आई रिपीट कि ये प्रोसेस बोरिंग होती है, इस प्रोसेस में हमें अच्छा नहीं लगता है,
पर याद रखिए कि हमने अच्छा लगने के लिए आईआईटी नहीं किया, हमारा करियर अच्छा बने इसके लिए आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा करियर अच्छा कैसे बनेगा, हमारी लाइफ अच्छी कैसे बनेगी। आज हमें किस चीज में अच्छा लग रहा है वो मैटर नहीं करता। तो केवल हमारे इंटरेस्ट के लिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए, मेरा टारगेट जो मैंने बनाया है उससे अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैपेबिलिटीज हियर, क्वेश्चन केवल इसी बात का है क्या हम उसको फॉलो डेली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग फॉलो कर पाएंगे वो ज्यादा आगे रहेंगे। नाउ आई कम टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि भाई लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है और मतलब अपनी लाइफ मैंने खपा दी और 2 साल तक इतनी मेहनत कर रहा था और अब अचानक ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, और अब इससे ज्यादा मेहनत करने की मेरी बस की नहीं। बड़ी मुश्किल से तो मतलब 2 साल निकाले हैं, उसके बाद भी ये सारी सिचुएशन आ गई है। देखिए ऐसा सोच हो सकता है आता हो, पर अगेन आप एक चीज सोचिए कि ये सोच आपको कहाँ ले जाएगी। नहीं, क्या आप ये चाहते हो कि आपने जो 2 साल एक अपने अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है, और आपने इस थॉट के साथ मेहनत की कि यार मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मतलब हो सकता है कि मैं एडवांस में अच्छा ना करूं पर मेरा टारगेट ये था कि मुझे एक अच्छी एनआईटी मिल जाए, और उसमें मैंने बहुत मेहनत कर दी, पेरेंट्स के प्रेशर था, टीचर्स का प्रेशर था, बहुत ज्यादा मतलब किसी फैमिली में एक्सपेक्टेशन थी, उन सबके साथ में मैंने तैयारी की है। और अब मतलब मेरा माइंड जो है ज्यादा साथ देने को तैयार नहीं है। देखिए जब भी आप ये थॉट आपके माइंड में आए तो आप फिर अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आपने तैयारी की क्यों थी, 2 साल भी तैयारी क्यों की थी। क्योंकि आपको अपने करियर में एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए था, अच्छी ब्रांच चाहिए थी, और अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को प्रूव करना था कि आप वो कर सकते हैं। तो अगर आप इस वक्त ये सोचेंगे कि भी अब बहुत हो गया पता नहीं क्या होगा, तो पहला तो ये जानिए कि ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जाती हैं, पर उनमें जो एक स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ चलता रहता है वो विनर हो जाता है। आप इसको नेगेटिव सोचने की जगह एक पॉजिटिव लीजिए कि यार ठीक है, मतलब मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं, इसलिए मैंने एनआईटी टारगेट बनाया था, या मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगी। अब मुझे 3 to 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए, तो क्या ये 3 मंथ्स जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं, मुझे परेशानी किस बात की थी? मुझे परेशानी इस बात की थी कि मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा था, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, और वो तो अभी भी है। ना तो प्रेशर कम हुआ है ना एक्सपेक्टेशन कम हुई है। बस फर्क क्या पड़ा है कि भी मुझे जो अपना टाइम था वो 3 मंथ और एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो अपने मन को याद दिलाइए कि इन 3 मंथ्स में भी मैं वैसे ही करता रहूंगा या करती रहूंगी जैसा कि लास्ट के टाइम से मैं जेई मेन की तैयारी कर रहा था। तो अभी भी कोई ये मुश्किल काम नहीं है कि मैं 8 से 10 घंटा पढूं। अभी भी कोई मुश्किल नहीं है कि मैं उन्हीं देखो बोरिंग वाली सिचुएशन आपके लिए वैसी है, पर अभी भी आप 10 घंटा डेली पढ़ सकते हैं, एक पेपर डेली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक नहीं है। और देखिए कोई स्पेशल सोचने की जरूरत नहीं है, ना कोई हाइपोथेटिकल टारगेट बनाने की जरूरत है कि अब मैं एडवांस में फोड़ दूंगा या कर दूंगा। कोई भी हाइपोथेटिकल प्लान बनाने की जरूरत नहीं, केवल अपने माइंड में कंसिस्टेंसी लानी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है नहीं है। क्योंकि आप देखिए घर बैठ कर भी क्या कर रहे हो, अगर आप मान लेते हो सोचो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, हाउ यू विल स्पेंड योर टाइम? क्या टीवी देखकर या बैठकर यू विल फील बेटर? तो आंसर है नहीं, आप बेटर नहीं फील करोगे, आप उल्टा और खराब फील करोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।
उससे बेटर है कि आप दो चीजों पर खासकर ध्यान रखिए। एक, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो पक्का मान लीजिए आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे, कि नहीं? और जो चीज आप फील कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स भी फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन सभी में हो सकती है, पर इस फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी हम हमारा वर्क ना रोकें, हम लगातार वर्क करते रहें। तो वर्क करने के लिए अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो वर्क करने में हमें आसानी रहेगी। तो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखें। मेंटली फिट करने में फिर अगेन आई विल सजेस्ट कि हम ये भी सोचें कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग रहेगा। और डेली जो है ना, हमें 15 मिनट्स आप मॉर्निंग में ले लें और 15 मिनट्स आप रात को सोते वक्त ले लें। अपने आप को मोटिवेट करें कि यार ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट और मैं करता रहूंगा। आप अपने आप को याद दिलाइए कि आज मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, मैथ्स में क्या पढ़ा, और कल के कंपैरेटिवली कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। जो क्वेश्चन मुझे पहले नहीं आते थे वो क्वेश्चन मुझे अब आ रहे हैं। आप भी वो सेम काम कीजिए कि जितने पुराने पेपर आपने किए उनको दोबारा रिपीट करिए, उनमें देखिए कि जो सिली मिस्टेक्स हुई थी वो अभी सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड हैव ए टारगेट कि भाई मैं आज एक पेपर कर रहा हूँ, सपोज इस पेपर में मुझे 300 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट डे का जो पेपर होगा एटलीस्ट आई विल इंक्रीज 5% मार्क्स। तो नेक्स्ट पेपर में मैं 105 से 10 मार्क्स जरूर लाऊंगा। या फिर मुझे कंफर्म हो कि नेक्स्ट पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अगर आप स्लोली केवल इतना वर्क करते रहेंगे, डेफिनेटली आप ये मान लीजिए कि जेई एडवांस, सॉरी जेई मेन पर जुलाई में जब पेपर होता है और आपके एवरेज मार्क्स 150 से 200 क्रॉस करने लग जाते हैं, तो आपको खुद ही एक बहुत अच्छे अचीवमेंट की फीलिंग होगी। और जो अप्रैल में आप सोच रहे थे कि मैं किसी भी कंडीशन में 100 से 110 मार्क्स से ज्यादा नहीं ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगी, अगर आप फाइनली इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि आपके मार्क्स 150 क्रॉस करने लग जाते हैं, 200 आने लग जाते हैं, और फाइनली आप मान लीजिए कि जुलाई में जब जेई मेन का एग्जाम होगा और 200 मार्क्स के आसपास आप ले आते हैं, यू कैन योरसेल्फ कैन इमेजिन कि आपके करियर में कितना फर्क होगा। तो दिस प्रोसेस विल गिव यू पॉजिटिविटी और इट विल मेक यू डन। डेफिनेटली यू कैन से कि सारी पॉजिटिविटी है। तो इस पूरी प्रोसेस को आने वाले टाइम में जो 60 डेज आपके पास में है, इसको इस तरह प्लान आउट करिए कि आप केवल और केवल ये देख सकते हैं कि डेली में कितना अपने आप में इनहांस कर रहा हूँ। वो इनहांस 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, पर आप उसको अगर एक मेजरेबल बनाएंगे और शाम को एक सोते वक्त या इवनिंग टाइम पे आप कैलकुलेट करेंगे कि मैं उसमें मैंने आज फिजिक्स में क्या किया है, मैथ्स में क्या किया है और केमिस्ट्री में क्या किया है, तो वो मेजरेबल चीज जब वो काउंटेबल होगी तो इट विल गिव यू फील गुड फैक्टर, एंड दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। तो केवल आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उस छोटे छोटे टारगेट को अगर आप डेली अचीव करोगे, यू विल अचीव वेरी गुड मार्क्स फाइनली। और यही हम सबका टारगेट है। तो केवल आप इतना करिए, आई एम श्योर कि मतलब जब आप ये सब कुछ करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। याद रखिए कि प्रॉब्लम्स जब भी आती है तभी हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं, और कोई भी इस तरह की जो ड्रास्टिक प्रॉब्लम है, ये नेचर का रूल है कि बड़ी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उतनी जल्दी सॉल्व होती है। कई बार छोटी प्रॉब्लम जो है लंबे टाइम तक बनी रहती है। तो चूंकि कोरोना एक बड़ी प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया इसके सॉल्यूशन में लगी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन तो आ ही जाना है। पर ये प्रॉब्लम, कोरोना की प्रॉब्लम, आपके लाइफ की प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर आप इस वक्त डल हो जाते हैं और जो प्रोसेस आपने 2 साल में की है वो सारा आप बंद कर देते हैं या स्लो हो जाते हैं उसमें और बाकी लोग करते रहते हैं, तो इवन आप अपनी जो प्रोबेबिलिटी है 100 110 मार्क्स की, अगर आप उसको भी
मान लेते हैं कि आप 80-70 तक ले आते हैं या 70 से भी कम चली जाती है, तो फिर आपका क्या फ्यूचर बनने वाला है? क्या फिर वो सारी चीजें वेस्ट नहीं हो जाएगी जो आपने 2 साल 3 साल दिन तैयारी की है, तब भी वेस्ट हो जाएगी वो। रिमेंबर, इवन जेई मेन का जो आपने जनवरी में अटेम्प्ट किया है, उसके खास मीनिंग अब इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ज्यादातर ऊपर वाले लोगों के मार्क्स इंक्रीज करें तो सारी रैंकिंग तो दोबारा से हो जाएगी। तो यू कांट कंपेयर कि मेरी जो पहली रैंकिंग थी, जो प्रोबेबल रैंकिंग थी, वो वन रैंकिंग बनी रहेगी, वो रैंकिंग भी चेंज होगी। तो ओनली ऑप्शन कि हम एक डेली इसको काउंट करें कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं और फाइनली उन मार्क्स को हम अचीव। आई थिंक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आप लोगों के समझ में आया होगा। एंड आई विश कि आप सभी फॉलो करें इसको और अच्छा करियर बनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।